नमस्कार दोस्तों, टीपीएस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ चुकी हैं जिन्होंने अपने लेखन के दम पर न केवल अपनी पहचान बनाई है बल्कि समाज को एक नई दिशा भी दी है और जिनका नाम साहित्य समाज में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कवि, लेखक, साहित्यकार श्री जसवीर सिंह हल्दर जी की, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर प्रणाम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और आपके टीपीएस पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम आपके माध्यम से। जी सर, सबसे पहले तो क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें और अक्सर आपको कवि सम्मेलनों में देखा है, कभी वीडियो के माध्यम से, कभी साक्षात्कार के माध्यम से। सर आज आप स्टूडियो में हैं तो सर सबसे पहले जो हमारा चर्चा है यहाँ से शुरू होगी कि मैं खुद से जानना चाहती हूँ कि आपका जो साहित्यिक सफर जो रहा है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी सर? इसकी शुरुआत ये है कि ये इस ज्ञान का, इसकी कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, कहीं पढ़ाया तो जाता नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये बाई पैदाइशी कुछ ना कुछ दिमाग में होता है। तो होता क्या है, हमारे यहाँ मेरा जो पैतृक जिला है बुलंदशहर है उत्तर प्रदेश में जी। तो हमारे यहाँ एक लोक विधा है रागनी के नाम से। जी, और आप उसे गाते भी थे। मैं तो बचपन में क्या था कि मुझे ही चस्का था, मैं रागनी गाता था। अब उसका रूप बदल गया है। बस उस वक्त क्या था कि गांव के परिवेश के हिसाब से आजकल तो बड़ा रेपुटेड काम हो गया है, लेकिन उस वक्त थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता। इस कारण कई बार डांट भी पड़ी, ये कहाँ रागनी गवैयों के साथ भागा फिरता है इधर उधर। तो क्योंकि पढ़ने में ठीक ठाक थे तो उस तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश की गई और वो ध्यान हट भी गया। लेकिन वो तो कविता थी, वो भी कविता है, लोकगीत, रागनी कविता ही होती है। वो फिर अपने समय पे उपयुक्त मौका पा के फिर वो आ गई। ये हुआ इसका। जी, तो सर जैसे बचपन से ही है ये। बचपन से तो सर घर में कौन था ऐसा, किससे प्रेरणा मिली थी आपको? पिताजी, माताजी, दादाजी? घर में कोई इस तरह का नहीं था। हमारे की रिश्तेदारी में रागनी गाते थे, वो भैया लगते थे हमारे जी। तो उनके साथ चस्का पड़ गया रागनी गाने का। फिर वो धीरे धीरे जब चस्का, क्योंकि सब साहित्य तो एक ही है, फिर जैसे हम 6ठी 7वीं 8वीं में लिटरेचर पढ़ा, जैसे कोर्स में कविताएं होती हैं जी, जी, तो उसमें पंडित श्याम नारायण पांडे की कविता पढ़ी, चेतक, और अपने दिनकर जी की कविताएं बहुत अच्छी लगने लगी। तो वो फिर अलग से विषय के साथ साथ साहित्य को, इन चीज़ों को, खास तौर से कविताएं पढ़ने का चस्का लग गया बड़े बड़े कवियों के। अब वो भी खास तौर से वीर रस से रिलेटेड, खास तौर से ओज से रिलेटेड कविताएं बहुत पढ़ता था मैं। तो अगर हम ये कहें कि आपके जो हैं वो आपके जो फेवरेट दिनकर जी को आपने काफी फॉलो किया। पंडित श्याम नारायण पांडे और दिनकर जी को मैंने बहुत पढ़ा है। जी, तो सर जो और आज जो भी कुछ हूँ मैं, शायद अगर कविता के बारे में बात करें तो मेरी कविताओं में मुझे कहने में कतई कोई संकोच नहीं है कि उनकी झलक मिलेगी। शायद इसीलिए आपको दिनकर जी, वर्तमान का दिनकर भी कहते हैं सर। जी सर, दिनकर जी की बात हो रही है और उनकी 4 पंक्तियां ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित जिन्होंने किया था? दिनकर जी की, देखो कवि अपनी कितनी आसानी से एक बड़ी बात को ऐसे कह देता है। दिनकर जी अपनी 4 पंक्तियों में कहते हैं कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल है जी, उसका क्या जो दंतहीन, निर्भीक विनीत सरल है। वाह। यानी कमजोर आदमी, मतलब उस सांप ने क्या क्षमा कर दिया आपको जिसके पास दांत ही नहीं है। बिल्कुल। क्षमा तो उसकी है कि जिसके पास जहर भी है और दांत भी है, फिर भी वो ना काटे। इसका मतलब उस सर्प ने आपको क्षमा किया। यानी ताकतवर व्यक्ति अगर क्षमाशीलता दिखाता है तो उसका एहसान है। कमजोर तो बेचारा क्या है। तो मतलब जी, ये बहुत गूढ़ पंक्तियां हैं बिल्कुल उनकी। सर, तो अगर दिनकर जी की ये पंक्ति आपको याद है तो आपने भी मतलब लिखा ही होगा इस पे भी कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं, खैर कुछ कविताएं लिखी, जैसे
आदमी के जैसे जिंदगी के बारे में कि ये जिंदगी हमारी जादू का है खिलौना, ये जिंदगी हमारी जादू का है खिलौना, यदि खप गई तो मिट्टी, यदि तप गई तो सोना। वाह, गजब। रोते हुए आए थे, सोते हुए जाना है। रोते हुए आए थे, सोते हुए जाना है। रोते हुए आए थे, सोते हुए जाना है। इस बात पे चौथी पंक्ति थोड़ी सी लिप हो रही है कि रोते हुए आए थे, सोते हुए जाना है। मंजिल है मौत इसकी, इस बात पे क्या रोना। सर, ये तो बिल्कुल ऐसी है ये फिलोसफिकल, ये वही फिलोसफी है, वही वहीं से मतलब बड़े कवियों को, इस तरह के बुद्धिजीवियों को पढ़ने से ही ये दिमाग खुलता है कि हम किस बात को किस तरह से लिख सकते हैं। तो मतलब अपनी बात को प्रेजेंट क्योंकि करने का जो तरीका है, भाव सभी को आते हैं। जी सर। पूजा जी एक बात मैं बता दूं, अक्सर लोग इस बात से कटते हैं कि जी हमें तो अनायास आया। अनायास भाव आ सकता है, लेकिन शब्द अनायास नहीं आते। शब्द तो ब्रह्म है, इसकी साधना करनी पड़ती है, और उसकी साधना का माध्यम है जो पुराने कवि हैं, जो हमारे पूर्वज कवि हैं, उनको जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही हमारा शब्दकोश बढ़ेगा। भंडार जितना, किसी भी कवि के पास जितना बड़ा शब्दकोश होगा वो उतना ही बड़ा कवि है। भाव सबको आते हैं, भाव तो उन श्रोता को भी आते हैं कि हमारे हमसे भी प्रबल भाव हो सकते हैं जो हमारे लिए ताली बजाते हैं। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ इस बात से। जिसको भाव नहीं आएंगे वो कविता सुन ही नहीं सकता। वो तो ये कहेगा क्या, ये क्यों खामखा अपना समय खराब कर रहे हैं सब लोग। जो हार्डकोर वैसे जो व्यक्ति होते हैं वो तो कविता सुन भी नहीं सकते। कविता कहना तो बहुत दूर की बात है। संवेदनाहीन व्यक्ति तो कविता सुन भी नहीं सकता, कविताओं क्योंकि कविता सुनने और कविता कहने के लिए सबसे पहले जो मूल जरूरत है वो संवेदना है। बिल्कुल सर। और जिसके अंदर संवेदना होगी, वो गोपाल दास नीरज जी की दो पंक्तियां हैं कि वो आत्मा के सौंदर्य का गीत, ऋषि 50 से ज्यादा गीत उनके फिल्मों में हैं, गोपाल दास नीरज जी के। जी जी जी। कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। सर कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं कि कवि का सौभाग्य है, मतलब उस व्यक्ति का सौभाग्य है जो कवि है। मनुष्य, पहले तो मनुष्य होना तो भाग्य है, और उसमें अगर वो कवि भी है मनुष्य के साथ साथ तो वो सौभाग्य है। क्योंकि कवियों की कोई कविता की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कहीं कोई किसी को कविता सिखा नहीं सकता। सिर्फ तराशना सिखा सकते हैं उस्ताद लोग, पुराने लोग, या जो उनको थोड़ा छंद का ज्ञान है, लेकिन कविता स्वतः ही स्फुटित होती है। उसको हम छंद में ढाल के उसको शक्ल लयबद्ध बनाते हैं सिर्फ, लेकिन कविता कोई सिखा नहीं सकता। ये मेरा अपना ऐसा विश्वास है। जी बिल्कुल सर, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ कि कविताएं सिखाई नहीं जाती, क्योंकि अगर सिखाई हाँ, थोड़ा उसको साधना से तराशा जा सकता है। हाँ, उसका पुराने कवियों को कैसा होता है, प्रेजेंटेशन सुधारा जा सकता है, पुराने कवियों को पढ़ के शब्दकोश बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि उस भाव को लयात्मक रूप देने में सहायता मिले। ये है स्थिति। सर जैसे हमने जानकारी है कि आपने कृषि एग्रीकल्चर से आपका बीएससी ऑनर्स, और उसके बाद समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र और एग्रीकल्चर ये दो बिल्कुल अलग फील्ड हैं। इसके बाद में साहित्य, तो मतलब इन दोनों जो सब्जेक्ट, तो दोनों ये सब्जेक्ट अलग अलग हैं परिपाटी के। इसमें क्या है, हुआ क्या था कि बीएससी एग्रीकल्चर की ऑनर्स, हाँ जी सर, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट डिवीजन आई। बिल्कुल। तो पिताजी के दिमाग में, क्योंकि वो मतलब मैं अनपढ़ तो नहीं कह सकता, थे तो बहुत विद्वान, अक्षर ज्ञान नहीं था, खेती का काम था। उनके दिमाग में एक बात थी कि ये एमएससी वगैरह करके ये मास्टर बन जाएगा कहीं। उनके दिमाग में था इसको साहब बनाएंगे। तो उन्होंने बीएससी के बाद मुझे एमएससी में एडमिशन नहीं लेने दिया, और उन्होंने मेरिट में कोचिंग में मेरा कहा कि कोचिंग करनी है अब। अच्छा। तो मैंने वहाँ कोचिंग की थी पीसीएस की। तो फॉर द टाइम बीइंग फिलिंग द गैप कह सकते हैं, तो एमए में मेरठ कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। अब जो आदमी पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहा हो कोचिंग में रह के, तो उसके लिए एमए वगैरह करना क्या, वो तो पढ़ना तो है ही सब। इतिहास भी पढ़ना है उसने, भूगोल भी पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पढ़ना है। तो वो एमए इसलिए हुआ। वैसे सही मायनों में रेगुलर पढ़ाई तो बीएससी एग्रीकल्चर तक ही है। वो कंपटीशन के चक्कर में एमए भी हो गई,
और अगर 1-2 साल नौकरी और नहीं लगती तो हो सकता है अगला पड़ाव लॉ का था, अच्छा जी। फिर एलएलबी करनी थी। लेकिन पीसीएस में तो रिटर्न क्लियर हुआ, इंटरव्यू फेस हुआ, नहीं हुआ, उसी साल बैंक में हो गया, एलआईसी में हो गया। बैंक में ग्रामीण बैंक में हुआ था, तो ग्रामीण बैंक के कंपैरिजन में एलआईसी ज़्यादा Best. मजबूत संस्था थी। तो हमारे कुछ जो शुभचिंतक थे उन्होंने कहा भाई एलआईसी ही ज्वाइन करो अगर करना है, तो फिर एलआईसी ज्वाइन कर ली। तो वो तैयारी का क्रम टूट गया, क्योंकि पहला पोस्टिंग पहाड़ में हुआ, चमोली गोपेश्वर पहली ब्रांच थी जहाँ मेरा पोस्टिंग हुआ। अच्छा अब जी। मेरठ को में कोई बच्चा लड़का पढ़ रहा हो, बुलंदशहर का रहने वाला हो, उसका पहला पोस्टिंग गढ़वाल गोपेश्वर में हो गोपेश्वर, जाए, बाप रे। तो उसे तो मैं समझ सकती हूँ। ऐसा समझो, उसे तो जैसे वो फौज में भर्ती हो गया हो। हाँ, और उसकी रंग रोटी मतलब वाली हाँ, प्रैक्टिस चल रही हो। मतलब फौज जैसा ही पोस्टिंग हो गया, मतलब वहां से बिल्कुल बुलंदशहर सर। से तो ये पहाड़ 500 किलोमीटर बैठे, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर पोस्टिंग पहली ही, तो बस वहीं से सफर शुरू हो गया फिर। जी। तो फिर जैसे आपके विषय थे ना सर, इन विषयों, क्योंकि अभी आपने कहा आप कोचिंग भी ले रहे थे और साथ साथ ये सब चीज चल रही थी, हाँ। तो उस समय भी आप साहित्य से लगाओ तो आपका बचपन से था। वहीं से ये जो सोया हुआ वो था ना रागनी वाला, रागनी की जो शक्ल में साहित्य था, मूल प्रश्न ये है, यहीं जगह वो अच्छा, यहाँ उसे पूरे मतलब यहाँ निकलने का मौका मिला। मौका नहीं मिला, यहाँ उसको बहुत ज्यादा बड़ा रूप जो लिया उसने, वहीं से प्रेरणा मिली। उन दिनों किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब, तो ये सब सारा यूपी था। हाँ जी, हाँ जी। वीर बहादुर सिंह के खिलाफ किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, मेरठ में उसका धरना प्रदर्शन चल रहा था, ठीक है। बाबा टिकैत के लीडरशिप में। तो वहाँ डॉक्टर हरिओम पवार जो कॉलेज में प्रोफेसर थे वहीं मेरठ कॉलेज में, हरिओम पवार। उनकी रोज उनके खाली पीरियड में रोज वो 2 कविताएं पढ़ते थे किसानों के लिए उनके मंच से। अच्छा। तो फिर दिमाग में आया कि यार ये जो पढ़ते हैं, जो भी ये पढ़ते हैं, ये तो जो हम रागनी गाते थे, ये तो लगभग रागनी का ही मॉडिफाइड रूप है, वही छंद है, उतनी ही मात्राएं। तो वहां से फिर वो रागनियों में थोड़ा सा गाँव का वैसे शब्द होते हैं थोड़े से, जैसे मान लो गढ़वाल में कोई आदमी फिल्मी गीत को गढ़वाली भाषा में जी। गाने लगता है, उसका मूल तत्व तो वही रहेगा। हाँ। थोड़ा है की जगह छह कह देंगे, हाँ हाँ। छन यक वक, यहाँ वहां की जगह, अगर यक की कोई गढ़वाली में अगर कविता लिख रहा हो, यक की जगह वहां लिखे और यहाँ लिखे और वक की जगह वहां लिखे, और उसको और शब्द तो हिंदी के शब्द तो वही प्रयोग हाँ, होते हैं हाँ, वही है ना, सर। तो वो हिंदी की कविता हो जाएगी। हाँ, सच है। और यक्षन वक्षन लिखे उसमें वो इस तरह के शब्द लाएगा तो वो गढ़वाली कविता हो जाएगी। तो वही, तो फिर मैंने उसको मतलब हिंदी में जो साहित्यिक हिंदी है, वो रागनी टाइप की जो मेरी जो, अब तो कविता ही कहूँगा, जो रागनियाँ थी उस तरह की, उनको मैंने हिंदी में, साहित्यिक हिंदी में लिखना शुरू किया। तो सर तो सबसे पहली वहाँ से थी सबसे पहली जो मैंने डॉक्टर पवार की कविता सुनने के बाद में जो पहली 2 पंक्तियाँ मेरे दिमाग में आई, वो मैंने रागनी उसी छंद में जो लिखी हूँ, 2-3 पंक्ति मुझे याद आ रही हैं जी। कि मैं भारत माँ का रक्षक हूँ और आग से आग बुझाता हूँ, अपने लहू की बूंदों से माँ की तस्वीर बनाता हूँ। ये मेरी पहली कविता है जीवन की। इसकी 2 लाइन मुझे याद आ गई, टैग लाइन, बहुत गहरी सर। अपने लहू की बूंदों से माँ का- की तस्वीर सजाता हूँ, मैं भारत माँ का रक्षक हूँ और आग से आग बुझाता हूँ। अब इसमें कविता कहाँ है? आग से आग कभी बुझती है? सिर्फ सीमा पर बुझती है, जिसे अंग्रेजी में हम फायर वर्सेस काउंटर फायर कहते हैं। बिल्कुल। वहाँ से शब्द लिया। तो ये पहला शब्द जब भी कहीं मैंने ये कविता बोली, तो पहली पंक्ति में ही पता लग जाता है कि ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, इसकी कविता में कितना दम है। यहाँ इन 2 शब्दों में कविता छुपी हुई है। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर सिलसिला चलता रहा, फिर सर्विस लग गई, वो डायरियों में ही कैद रही। अच्छा। लिख लिया, डायरियों में लिख लिया, बस मतलब लिखते हाँ, गोष्ठी वगैरह में नहीं जाते थे। सर्विस लग गई, फिर यहाँ पहाड़ में आ गए। तो पहाड़ में तो जैसा मौसम होता है, समय बहुत मिलता है, तो वहाँ भी जो कुछ मन में आया आपने लिख लिया थोड़ा बहुत। फिर ट्रांसफ़र हो गया 2 साल बाद, 91-92 में मैं यहाँ आ गया था। फिर उसके बाद क्या होता, गाँव के बच्चों के सामने जो वैसी खेती, छोटे किसानों की बैकग्राउंड से जो आते हैं, जी।
तो सबसे पहली जिम्मेदारी, घर में सारे तो नौकरी वाले नहीं होते, एक आध की किसी की नौकरी लगती है तो उससे आशाएं बढ़ जाती हैं परिवार की सच। कि ये मदद करेगा। उम्मीदें। हाँ, कभी मतलब कहीं शादी है किसी, कभी बहन की शादी है, मान लो कभी किसी की है, कभी किसी की, जैसे संयुक्त टाइप परिवार होते हैं, तो उन ज़रूरतों में उलझे रहे। ऐसे ही समय निकल गया थोड़ा बहुत। फिर हमारा परिचय हुआ, हमारे एक मित्र हैं, उनसे हुआ क्या, अचानक मैं कवि सम्मेलन में, इस पे बहुत पहले से शौक है मुझे, जब वो टाटा का वो चल रहा था, वो स्पेशल ले रखा था मैंने उसका, नेट वाला जो हाँ, है, हाँ, डोकोमो वाला, हाँ। तो वो लगा के मैं यूट्यूब पर कवि सम्मेलन सुन रहा था, अच्छा पंवार जी का। जी। तो पंवार जी का फ़ोन नंबर चल रहा था नीचे उस पर, ओके। मैंने पंवार जी को फ़ोन मिला दिया। अच्छा। तो वो जा रहे थे कहीं कवि सम्मेलन में, उनकी फ़्लाइट थी। उन्होंने फ़ोन उठाया, मैंने सर प्रणाम, आप मुझे पहचानते नहीं होंगे। मैंने कहा मैं आपके कॉलेज का विद्यार्थी हूँ और आजकल ऐसे ऐसे LIC में देहरादून हूँ, और मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, लेकिन इसको मैं एक्सपोजर चाहता हूँ इसका। तो उन्होंने कहा मैं बहुत जल्दी में हूँ, जैसे उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है, और वो ऐसा देहरादून में श्रीकांत रहता है, उनका शिष्य है श्रीकांत जी। नो, श्रीकांत से बात करो। मैंने कहा सर श्रीकांत का नंबर, उन्होंने कहा मैं व्हाट्सएप वो कर दूंगा, मतलब मैसेज चलता था, जब मैसेज चलते थे, नो मैं मेरी फ्लाइट में बैठ के मैं मैसेज करूंगा, गाड़ी मंगा रखी है मैंने। तो उन्होंने रास्ते से श्रीकांत का मैसेज कर दिया, फ़ोन नंबर। फिर श्रीकांत से मेरी बात हुई, वो भी यहाँ श्रीकांत श्री के नाम से अच्छा कवि है, मंच का जाने माने कवि है यहाँ का, मतलब मंच का संचालक नहीं, बल्कि सरकार के भी कई कार्यक्रमों के संचालन बिल्कुल करते हैं। तो फिर मेरी बात हुई, मैं डायरी लेके बैठे हम दोनों, मैं गया श्रीकांत के पास, तो श्रीकांत श्री ने कहा कि अब एज के हिसाब से, मैं एज में तो बड़ा हूँ श्रीकांत से कम 17-18 साल, तो उन्होंने कहा ऐसा है, मजाक में, जैसे वो, क्योंकि वो मेरठ का ही है, अरे कहा यार दादा, अरे कविता तो बाद की बात है, कवि सम्मेलनों में जाना तो पहले तुम्हारी डायरी में पूरी किताब भरी पड़ी है, इसे छपवा लो। तो उसमें लगभग 40 कविताएं थी। अच्छा, आपकी डायरी में? अच्छा, तो उन्होंने, तो श्रीकांत ने देखी, पढ़ी, तो बताया, बोले यार ये तो पूरी लगभग किताब छप सकती है, इतना मटेरियल है इनमें, मतलब बड़ी बड़ी कविताएं भी थी उनमें। तो वहाँ से अब ये कीड़ा जग गया। तो फिर कुछ ऐसे ही जो साहित्य से जुड़े हुए लोग थे, फिर गोष्ठी वगैरह में जाने शुरू हो गए। फिर श्रीकांत कहीं उसके पास कार्यक्रम रहते थे, कार्यक्रमों में ले जाना शुरू कर दिया उसने धीरे धीरे श्रीकांत ने। तो बस फिर मंच का चस्का, ये तो नशा है, फिर इससे बड़ा नशा नहीं है दुनिया के अंदर कोई, ये पक्की बात है। मंच और माइक का नशा ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली नशा है, ड्रग व्रग सब बेकार है इसके सामने। सर, आपकी ये बात अगर सच में जो इस तरह का सेवन करते हैं वो लोग सुन लें तो शायद उन्हें भी रास्ता मिल जाए। सच्चाई है, अगर अपने फन को उजागर करने में, ये सब फ्रस्ट्रेटेड लोग ही तो होते हैं जी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार ये रईस बनने के चक्कर में मैं पागल ना हो जाऊं कि मैं इस काम के लिए थोड़े आया हूं यहाँ, 2 के 4 बनाने, यहाँ प्लॉट खरीद लिया, 2 लाख प्रॉफिट मिल गया, फिर बेच दिया, ये काम थोड़ी करने आया हूं मैं। ये अपने आप से मैं प्रश्न करने लगा था, मतलब वाइफ परेशान हो गई थी कि इनको कोई दिक्कत ना हो जाए, ये अंदर से पीड़ा हो रही थी कि कुछ कर नहीं पा रहे, मैं जो चाहता हूं हो नहीं पा रहा। जब सब काम थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया, बच्चे पढ़ लिख गए और थोड़ा बहुत सब कि हाँ अब सेटल हो सकता है सब कुछ, तब फिर मैं इसमें लगा, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज तक बस आप फिर मेरी 2016 में पहली किताब आ गई थी जी। फिर ऑलमोस्ट साल में एक किताब मेरी आ ही जाती है। फिर ऊपर वाले की इतनी कृपा हुई है कि जैसे एक्सपोजर मिला, फिर वो मेरा, अब मुझे वो मलाल नहीं है, जो मेरा 20-25 साल का जो डेडलॉक था वो ऑलमोस्ट क्लियर है। मतलब मंच की बात अगर एक तरफ कर दें कि भाई मंच पे इतनी ज़्यादा वो प्रसिद्धि मंच की जरूर 20-25 साल ब्लॉक हो गई, कम मिली, लेकिन सिद्धि
वो कवर हो गई 8 साल में। मैंने मेहनत इतनी की है कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बिल्कुल सर, और शायद इसीलिए भी निरंतर तो फिर आपका ये जो इसका सफर- मुझे इसका फल भी मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा संस्थान से दुष्यंत दुष्यंत पुरस्कार कुमार, इतनी बिल्कुल आसानी से नहीं मिलता। बहुत बड़ा बहुत बड़ा पुरस्कार है। पुरस्कार है सर इस लेखन के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में कविता में, खास तौर से हिंदी शायरी का, बिल्कुल। हिंदी शायरी का सबसे बड़ा पुरस्कार बड़ा है। पुरस्कारों में गिना जाता है हाँ, दुष्यंत। दुष्यंत पुरस्कार मिला। मेरी एक किताब अमर जवान ज्योति, जी बिल्कुल, अभी उसकी बात करेंगे सर हम। वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। बिल्कुल। उसमें 70 कविताएं सैनिकों पर, देश के ध्वज पे और फौज पे, मतलब देशभक्ति की कविताएं 70 पोइम। जी जी जी। तो सर जब अब पुस्तकों की बात हुई है, किताबें छपने की, तो बहुत सारी किताबें हैं आपकी आ चुकी हैं, छप चुकी हैं। तो इनमें जैसे कि आपके शंखनाद हो गया, अंत हो गया, मेघनाद हो गया, और अभी जो है अमर जवान ज्योति। इसके अलावा एक महाकाव्य की भी बात है, रामायण, है ना। तो इन सब की जो शुरुआत थी ना सर, जब ये सबसे पहले आप इन रचनाओं को कर रहे थे, तो इन सब में सबसे प्रेरक रचना आपकी कौन सी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है सर? क्योंकि पुस्तकें बहुत हैं, रचनाएं बहुत हैं। दरअसल में ये बड़ा जटिल प्रश्न है। ये बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न जैसे किसी माँ के 7-8 बच्चे हों और उससे ये पूछ लिया जाए कि इनमें सबसे प्यारा तुझे कौन सा है। सर बिल्कुल सही, लेकिन इसमें ये थोड़ा इतना ही, सा- एक लेखक और एक कवि के लिए इतना ही जटिल प्रश्न है जितना उस माँ को कष्ट होगा, क्योंकि बाकी 7 को कष्ट होगा कि मेरा ये अच्छा है, अगर लेकिन वो ये ये भी बता तो देगी कहा जाता है ना लेकिन सर- आसानी से बताएगी नहीं वो। नहीं। देखो, कवि की सारी रचनाएं उसकी संतान की तरह होती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। बिल्कुल सर। लेकिन अब उसमें क्या आकलन क्या होता है, वो पब्लिकली आकलन होता है कि जिन रचनाओं को हम मंचों पे मंचन करते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, और जो तो किसी ने जो- सुनी नहीं वो जो छपी किसी ने पढ़ी तो पढ़ी, नहीं तो किताबों में कैद वो हमने लोकार्पित कर दी। लोकार्पण का मतलब किताब में वो लोकार्पित हो गया। हमने लिखी, छपवाई, पब्लिश कराई और वो छप गई। अब वो पब्लिशर जाने, लाइब्रेरी जाने, हमें उस किताब से अब कोई वो नहीं रहा। ये स्थिति होती है नॉर्मली। लेकिन फिर भी पहली किताब का हमने नाम रखा था शंखनाद। बिल्कुल। तो अनायासी दिमाग में आया कि नाद पे 5 पुस्तकों की रचना करूंगा मैंने ये प्रतिज्ञा ली। अच्छा, एक स्वयं तरह से। से। ओके। हाँ, कि नाद पे अभी तक किसी ने 5 पुस्तकों के नाम नाद शब्द से नहीं रखे, क्योंकि नाद का हमारे संसार से, हमारे शरीर से बहुत गहरा संबंध है। नाद से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। हम और आप बात कर रहे हैं, ये भी नाद ही है। बिल्कुल। नाद से ही सृष्टि जन्मी है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखुरी। हम वैखुरी में बात कर रहे हैं। 3 ध्वनियों को हम पहचान नहीं सकते, आम आदमी नहीं पहचान सकता। वैखुरी सिर्फ मानव को देन है। हमसे जो नीचे की जो प्रजातियां हैं, यानी जो जानवर हैं, वो पश्यंती तक सीमित है। ये हमें यानी सौभाग्य- गाय, घोड़ा, भैंस, कुत्ता ये रेंक सकते हैं, भौंक सकते हैं, ये शब्द उच्चारण नहीं कर सकते। शब्द का वो जो उच्चारण है वैखुरी में ही होता है। और ये मनुष्य को प्राप्त है। इसका पश्यंती का घट ये है, वो गले से चिंगार सकते हैं, आवाज तो निकाल सकते हैं, लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते। 4 हिस्से हैं इसके। तो ये वैखुरी जो जवान से जो डिलीवर होती है शब्दों के फॉर्मेट में, ये वैखुरी है। तो 5 पुस्तकों के नाम ये इस तरह से, शंखनाद, फिर दूसरी अंतर्नाद, तीसरी मेघनाद, चौथी सिंहनाद, और ये 5वीं पुस्तक अभी आई है मेरी काव्यनाद। ये 5 नाद पूरी हो गई। और 2 मेरी हिंदी गजलों में हैं, एक पेट का भूगोल और एक रेत की नदी। रेत की नदी पे दुष्यंत पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और जो 8वीं जो है, वो जिसको अमर जवान ज्योति की हम बात करें, वो मेरी लिखी हुई पुस्तक नहीं है। अच्छा। वो इन्हीं 5 में जो राष्ट्र भक्ति से रिलेटेड जितनी भी कविताएं थी, अच्छा, उनका संग्रह है। वो मेरे पब्लिशर ने छापा। मेरी 5 की 5-4 पुस्तकों में से अच्छा। अंश निकाल के, या गजलों में भी जो देशभक्ति की जी, गजलें जी, थी जी, जी। जो पहले प्रकाशित हो चुकी थी, उसने उसमें से छांट के 60-65 और कविताएं उससे एक बुक बनाई। उससे कंपाइल बुक बनाई, और उसी ने खुद अप्लाई किया उसको
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में। उसने कहा सर इसमें एक विशेष बात है, कोशिश करके देखते हैं। मैंने कहा भाई कर लो कोशिश। तो उसी ने कोशिश की, उसी ने अप्लाई किया, तो उस पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल गया। अच्छा, ये पब्लिशर का काम है, उसमें मेरा नहीं, तो उसको एक अलग से पुस्तक मान सकते हैं। तो वो 8वीं हो गई। अब एक नौवा ये महाकाव्य आया है, राम कथानक। ये मैंने एक प्रयास किया है, महाकाव्य की शक्ल देने की कोशिश की है। पहला प्रयास है, अब कितना सार्थक होगा अभी देखो। पब्लिक वैसे लोगों के उससे तो जी सर, अभी उस पे अच्छा ही बात लग रहा है। करेंगे। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने चर्चा भी कराई अभी उस पर, शामली में। सर आपकी जो रचनाएं हैं उसमें समाज, देशभक्ति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस पे आप बात करते हैं। कैसा समाज है, क्या है? तो जब हम इन सब विषयों का चुनते हैं ना, तो चुनने का कोई खास कारण है सर, कि आप इन्हीं विषयों पे लिखते हैं? दरअसल में हमें जो हमारे ऊपर जो टैग लगा हुआ है वो एक ओज कवि का लगा। जी बिल्कुल। और उसका कारण, बहुत बड़ा कारण उसका ये है कि मैं मेरठ कॉलेज पढ़ा, तो मेरे पे जो छाप है वो डॉक्टर हरिओम पवार जी की है। उन्हीं से प्रेरित होकर कविता लिखनी सीखी। लेकिन वैसे अध्ययन के क्षेत्र में मैं दिनकर जी को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। दिनकर जी, पंडित श्याम नारायण पांडे। तो इसमें ओज का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की बात करना, चीन की बात करना, मारकाट की बात करना। ओज का मतलब, ओज का सही मायनों में जो अर्थ है, ओज का मतलब है कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कहाँ खामी है, उस खामी उसके विरुद्ध बात करना, यानी साहसपूर्ण बात करने को ओज कहते हैं। अब लोग क्या है कि पाकिस्तान में झंडे गाड़ने कोई ओज मान बैठते नहीं। कोई भी गलत बात है उसके खिलाफ कवित्व करना, कविता करना, अपनी बात कहना ओजपूर्ण रचना है, वो ओज है। तो जो कुछ आसपास चलता है, मैं तो कंटेम्प्रेरी जो समसामयिक विषय होते हैं उन्हीं पे ज़्यादा लिखता हूँ जी। तो ये है, क्योंकि पुराने महाकाव्य इतने लिखे हुए हैं, उन पे लिखो तो एक तरह से पुनरावृत्ति सी लगती है। अब महाभारत में दिनकर जी ने इतना कुछ लिख दिया अलग अलग खंड काव्यों में। अब रश्मि रथी पे कर्ण के बारे में इतना कुछ लिख दिया कि कर्ण के बारे में कितनी बड़ी कोई कविता लिखे, वो दिनकर जी को टक्कर देना। आज के हिंदी, क्योंकि हमारी हिंदी बहुत कमजोर हो गई है ना अब। अंग्रेजी सर, अंग्रेजी सीखने के चक्कर। दिनकर जी की तो कई शब्द ऐसे हैं कि जो अभी भी जो लोग हिंदी से एमए कर चुके हैं उनके सर के ऊपर से उतर जाते हैं, उन्हें डिक्शनरी देखनी पड़ जाती है। सर सच है। दिनकर जी के साहित्य में डिक्शनरी, हम भी डिक्शनरी देखते हैं, कहीं कहीं अटक जाते हैं कि ये क्या, ये इस शब्द का अर्थ क्या है रहा है। डिक्शनरी देखनी, मीनिंग देखना पड़ जाता है उस शब्द। दिनकर जी के साहित्य में तो उनके शब्द, इतना ज़बरदस्त शब्दकोश है उनका। तो ये है। तो बाकी तो सामायिक विषयों पर ही लिखते हैं हम। जैसा आ गया कि जैसे राजनेता देखिए तो किस कदर जिद पर अड़े, धुंध ने धरती ढकी है, मेघ औंधे मुंह पड़े। धुंध ने धरती ढकी है, मेघ औंधे मुंह पड़े हैं, और वो भला कैसे पड़ेगा पेट का भूगोल मेरा। ये भला कैसे पढ़ेंगे पेट का भूगोल मेरा। मेज पर जिनके रखे बस योजना के आंकड़े हैं, मेज पर जिनके रखे बस योजना के आंकड़े। सही बात है। तो ये गरीब आदमी की पीड़ा तक वो राजनेता कहाँ पहुंचेंगे। तो ये आवाज तो कभी उठाएंगे, कभी उठाएगा तभी वो बात वहां तक पहुंचेगी। बिल्कुल सही बात है सच। सर हम बात कर रहे थे महाकाव्य रामायण, जो आपका भी लिखा है आपने सर, उसके विषय में बताइए कि उसकी रचना और उसको लिखने का, क्योंकि महाकाव्यों की जब बात होती है तो थोड़ा सा अलग सा है हमारा इतिहास। किस तरह से, कैसे ये विचार आया था और कैसे आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? वो दरअसल में हुआ क्या, ये कोविड की देन है।
मतलब कोविड ने बहुत कुछ छीना है समाज का, लेकिन दिया है सर। लेकिन कुछ लोगों को, मतलब मैं उनमें से हूँ जिनको बहुत कुछ मिला है, क्योंकि इतना समय मिल गया। हुआ क्या, मैं अपनी धर्मपत्नी से एक दिन ये कह रहा कि जो हनुमान चालीसा की तरह मैं कुछ चौपाई राम चालीसा टाइप कुछ लिखना चाह रहा हूँ, श्री राम शतक। मैंने ऐसी में 100 चौपाइयाँ लिखूँ जैसे हनुमान चालीसा में 40 चौपाई। मेरा मन कर रहा है। तो मैं लिखने बैठा, 5-7 चौपाई हो भी गई। तभी हमारे एक मित्र हैं, उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, यहीं देहरादून रहते हैं, उनका नाम अंबर खरवंदा है, सब जानते हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। वो आ गए अचानक, चाय वाय पी रहे थे, बोले हल्दर जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब दिमाग में आ रहा है जैसे हनुमान चालीसा में 40 चौपाई हैं, ऐसे में श्री राम शतक लिखना चाह रहा हूँ, 100 चौपाई भगवान श्री राम को समर्पित, क्योंकि वो श्री राम का तो मंदिर का तो चक्कर चल ही रहा है बहुत दिन से जी। तो वो बोले, अनायास ही उनके मुखार बिंदु से ऐसी बात निकली, बोले ऐसा है शतक वतक छोड़ो, तुम श्री राम को ऐसे लिखो जैसे तुम्हें दिखते हैं, तुलसी बाबा के अंदाज में नहीं, अपने अंदाज में लिखिए, वो हल्दर के अंदाज में लिखो। तो वहीं से तो वो जो 8-10 चौपाई रखी गई वो बाद में कहीं जहां जहां से जरूरत पड़ी होगी वो फिट हो गई होंगी। फिर मैंने इसमें बाबा तुलसी, क्योंकि अगर कोई रामचरितमानस इतना मीठा महाकाव्य है कि अगर उसे पढ़ेगा तो फिर उससे इर्द गिर्द जा ही नहीं पाएगा, वो घूम फिर के फिर वहीं आ जाएगी उसकी चौपाइयाँ। फिर मैंने रामचरितमानस को तो देखा भी नहीं, मैंने पूरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा भगवान राम का गद्य के, पूरा जीवन व्रत गद्य में, और उस गद्य को मैंने पद्य में कन्वर्ट में करता चला गया स्टेप बाय स्टेप। अच्छा। तो उसके मेरे ख्याल में 10 सर्ग हैं, 10 खंड हैं, और उसमें किसी में 4 अध्याय हैं, किसी में 6 अध्याय हैं, क्योंकि ये 8 सर्ग से नीचे महाकाव्य नहीं होता, वो खंड काव्य। महाकाव्य की 2-3 कंडीशन होती है, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी में जी सर। कि एक तो महाकाव्य जो होता है वो किसी भी घटना का पूरा वृत्तांत होता है। ठीक है। तो ये महाकाव्य इसलिए कि भगवान राम के जन्म से लेके और पूरा एंड जल समाधि तक है, बल्कि सही मायनों में ये महाकाव्य है, क्योंकि बाबा तुलसी भी जल समाधि से बचे हैं। उन्होंने भी महाकाव्य तो कहलाती है रामचरितमानस, लेकिन जो अंतिम जो अंश है ना, उसको उन्होंने उससे किनारा कर गए वो, क्योंकि उन्होंने भगवान मान के जिसको लिखा है पूरा, बाबा तुलसी ने स्थापित भगवान माना है श्री राम को, और वाल्मीकि ने उनमें धीरे धीरे ईश्वर तत्व पैदा किया है। दोनों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में एक बुनियादी फर्क है कि उन्होंने स्थापित कर दिया कि ये भगवान हैं, भगवान पैदा हुए, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत बैंजनिया। लेकिन वाल्मीकि ने धीरे धीरे स्थापित किया है कि ये उनके कामों से ये कि कोई भी साधारण पैदा हुआ मनुष्य भगवान ईश्वर भी हो सकता है और बड़ी से बड़ी शक्ति को परास्त कर सकता है। ईश्वरीय शक्तियां उसमें निहित होती हैं, उन्हें निखारने की जरूरत है। तो ये बुनियादी फर्क है दोनों में। तो सर जी, इसकी शुरुआत जब आप कर रहे थे तो ये तो आपने शुरुआती कहानी हमें बताई, इसमें विशेषकर है क्या? आपने बताया कि इसमें इतनी सारी चीज़ें थी, चौपाई, सब कुछ बताया, लेकिन अभी हम जब बात कर रहे थे तो बौद्ध, उसमें ये मुझे कहीं अंदर ये एक बात मन में कचोटती थी, अगर कोई व्यक्ति किसी दलित को इस कारण उसका वध कर दे कि वो उससे बड़ा सिद्ध हो जाएगा या उससे बड़ा शक्ति सामर्थ्य या सिद्ध पुरुष हो जाएगा,
तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम या भगवान कैसे हो सकता है? और कोई व्यक्ति, अब हम भगवान ईश्वरीय तत्व की बात ही नहीं करते, एक साधारण मनुष्य भी नहीं कर सकता उस काम को। कोई व्यक्ति गर्भ अवस्था में अपनी पत्नी को वनवास कैसे भेज सकता है? जिसने उस पत्नी के लिए, रामचरितमानस में लिखा है कि जिसने अपनी, मतलब अब उस संख्या के में नहीं जाते हम, क्योंकि वो तो कविता में संख्या लाखों में हो सकती है। जी 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 सर, ये लाखों ही मान ले, हम संख्या नहीं खोलते। लाखों राक्षसों का जिसने अपनी पत्नी के लिए वध किया हो, रावण जैसे राजा की सेना समाप्त कर दी हो, वो व्यक्ति, आप अपने मन से खुद पूछो, वो व्यक्ति गर्भावस्था में अपनी पत्नी को का परित्याग कर सकता है? जंगल भेज देगा? साधारण पुरुष नहीं, साधारण पुरुष नहीं भेज सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम को तो छोड़ो, जी जी, साधारण मनुष्य नहीं भेज सकता। बिल्कुल सही बात है। चाहे उसे पूरी दुनिया बेईमान कहे, कोई भी कहे, नहीं कर सकता ना। तो इसके फिर मैंने इस पे मैंने काम किया जी, ये जो घटनाक्रम, हाँ, कि आखिर हुआ क्या है। इस संबंध में मैंने बात की, बहुत बड़े कवि हैं देश के, और आजकल वो रामायण बांच रहे हैं पूरी दुनिया में। इतनी आसानी से उनसे बात नहीं होती, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि वो थोड़ी सी मेरे से बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक पूरा एपिसोड डाला हुआ है इस पे, उस मेरी यूट्यूब पे जाके देखना। अब मैं कुमार विश्वास की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो कुमार विश्वास ने इसमें ऑलरेडी क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, उनकी पीएचडी है इस विषय पे, कि ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब जो घटनाक्रम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ऐसा हुआ ही नहीं है कुछ। तो हुआ क्या था? वास्तव में हुआ ये था कि पहले सनातन धर्म था इधर इस हिस्से में, और उधर के, अगर हम सेंट्रल एशिया से उधर की बात करें, उधर यहूदी थे, हाँ। इधर हम लोग वैदिक थे। यानी जिसे हम भारत कहते हैं, भा और रथ दो शब्दों से मिलकर बना, दो धातुओं से। भा का मतलब होता है प्रकाश, और रथ का मतलब होता है लिप्त, यानी जहाँ प्रकाशमान हो। यहाँ प्रकाश से मतलब ज्ञान से, यानी ज्ञान से लिप्त जो संसार का हिस्सा है उसे भारत कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे सिविलाइज दौर यहीं तक सीमित था। ये बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इनको तो ये तो जंगल में, ये तो जानवरों की तरह रहते थे तब। इनका तो इतिहास ही, सारा इतिहास भूगोल सब 5,000 साल पुराना भी नहीं है। और हमारे यहाँ ये संख्या करोड़ों वर्ष की है गिनती। 5,000 साल पुरानी घटना तो महाभारत की ही है। तो फिर इसके मैंने, मुद्दे की बात यह है कि ये इसके पहलू तलाशे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पहले जैनिज्म कंसेप्ट आया। तो हमारे वैदिक धर्म में क्या है कि वो किसी भी कंसेप्ट को, आज भी आप देखेंगे उन अवतारों में महावीर जैन की भी गिनती है। जो हम 10 अवतार गिनते हैं, महावीर जैन को भी हम अपना भगवान मानते हैं। बिल्कुल है। ठीक। गौतम बुद्ध को भी हम ईश्वर मानते हैं, 10 अवतारों में गिनते हैं। ठीक है ना? क्योंकि इसकी अंगीकरण की नीति है। जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में जो हमारे ये एक गूढ़ रहस्य ये है कि ये विमर्श करके अच्छी चीजों को अपना लेता है। हाँ। तो जैनिज्म में जो कंसेप्ट आया, तो उस पे विमर्श होने शुरू हुए तो कुछ लोगों को अच्छी लगी वो बात। तो इन्होंने, और एक बात और राज की, कि किसी भी महापुरुष ने अपना धर्म नहीं चलाया। वो बाद में हम जैसे जो फॉलोअर, ब्लाइंड फॉलोअर जो हुए, वो चलते चले गए। महावीर जैन ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। सच है। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। बल्कि गौतम बुद्ध से बड़ा तो नास्तिक ही पैदा नहीं हुआ आज तक। उन्होंने तो ईश्वरीय सत्ता को चैलेंज किया है। महावीर जैन ने भी ईश्वरीय सत्ता को चैलेंज किया। हम बाद में उन्हीं को ईश्वर मान के बैठ गए। तो बाद में जो गौतम बुद्ध, तो ये जैसे ये चला, तो जैनिज्म से शुरुआत हुई इसकी। अच्छा। महावीर जैन की मृत्यु के बाद जो इनके जो श्वेतांबर पीतांबर पता नहीं क्या क्या बने इनके, तो इनके ये भिक्षु जो घूमते थे, शास्त्रार्थ करते थे, प्रवचन करते थे। तो ये कथाएं कहते हैं, छोटी छोटी कथा के शकल में जैनियों में एक रिवाज है, कथा के शकल में ज्ञान देते हैं, कथानक टाइप के। हाँ, कथानक होते हैं इनके। तो महावीर
मतलब जैनिज्म में कुछ संतों ने एक कथा सुनानी शुरू की। पहला उन्होंने एक झूठ बोला कि श्री राम के एक से अधिक रानियां थी, सीता के अलावा 3 और रानियां थी, जबकि हमारे एक कथा में। और ने सीता को वनवास इसलिए दिया क्योंकि सीता ने उन और रानियों के कहने पे कि बहन ये बताओ कि कैसा लगता था वो राजा जिसने तुम्हारा हरण किया था, तो उसका स्केच बना दिया था, उसका चित्र बना दिया था। तो वो किसी रानी ने भगवान राम को दिखा दिया, दूसरी रानी ने कि आप तो कहते हो कि इन्होंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी कभी, ये इसने तो स्केच कैसे बना दिया जब शक्ल नहीं देखी उसकी, तो उसका चेहरा ही नहीं देखा। तो इस बात पे निष्कासन हुआ। एक ये तो जैनिज्म, ठीक है, ये तो जैन थ्योरी है, ठीक है। अब दूसरी थ्योरी, दूसरा जो इसी के कुछ समय बाद ये बौद्धों का जोर हुआ और बौद्ध कंसेप्ट बहुत तेजी से फैला। बिल्कुल सच है। तो बौद्धों में क्या होता है, जब भी हम गौतम, वही हमारे यहाँ जो विचार करके विमर्श करके ही अच्छी चीज़ों को स्वीकारा जाता है, वाद विवाद कह लो या उसको ग्रुप डिस्कशन कह लो या चर्चा कह लो, चर्चा करके ही चीज़ों को स्वीकारा गया है। ये सनातन में पहले से नई बात नहीं। तो वो चर्चाएं होती थी आपस में, जिसे पंडित थे, पंडित शब्द वहीं से निकला है। तो हमारे यहाँ से जो उन चर्चाओं में भाग लेते थे उन्हें पंडित बोलते थे, बाद में पंडित हो गया, बाद में वो पंडित हो गए। हाँ। तो जिन बौद्धों के साथ जो चर्चा करते थे, जो पंडित में तैयारी करके जाते थे पूरे वेद वगैरह, तो भगवान राम के चरित्र के सामने गौतम बुद्ध का चरित्र कहीं टिकता नहीं है। तो वहां वो 19 पढ़ते थे। तो एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए, लेकिन वो बौद्ध थे, बहुत बड़े कवि हुए संस्कृत के और बहुत बड़े विद्वान हुए। ऐसा नहीं है, बौद्धों ने साहित्य में बहुत कुछ दिया है, लेकिन वहाँ एक चरित्र को थोड़ा सा डाउन करने के लिए ये जो हुआ, तो उन्होंने फिर एक उत्तर रामायण नाम का एक नाटक लिखा। और हमारे सनातन धर्म, हम लोग इतने भोले हैं कि वो कालांतर में रामायण का एक हिस्सा हो गया, जबकि इस विषय में ना बाबा तुलसी ने कुछ लिखा है, ना असली रामायण में वाल्मीकि ने कुछ लिखा है। उत्तर रामायण में सीता वनवास और शंभुक वध का दुनिया के किसी भी विद्वान ने 25 से ज्यादा भाषाओं में रामायण लिखी गई है। ये एक नाटक है और वो नाटक इतना मार्मिक तरीके से लिखा गया क्योंकि वो भाषा के बहुत बड़े कलंदर थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनका लेखन की जो शैली थी वो वाल्मीकि से मिलती थी, भावभूत थी। उनके नाटक ने कि वो 500-400 साल बाद वो पता लगा वो रामायण का हिस्सा ही बन गया। वो सबको यही पता, 99% लोगों को पता ही नहीं है कि ये अलग से जोड़ा हुआ नाटक है, ये रामायण का हिस्सा ही नहीं है। राम की कहानी से कोई लेना देना नहीं है उसका, श्री राम की कहानी से कोई मतलब नहीं है उसका, वो एक जोड़ा हुआ हिस्सा है। वो मैंने नकारा है अपने महाकाव्य में, ये विशेष बात है बस। सर ये तो बहुत बड़ी बात है और हम उसको मैंने नकारा है। और बाई ने, हालांकि इसमें कुछ विद्वानों ने मेरे को टोका टाकी भी करी कि भवभूति बहुत बड़े विद्वान थे, बौद्ध थे। मैंने कहा बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ मतलब मेरे इष्ट के चरित्र को तो खराब कर गए ना। बिल्कुल सही बात तो मैं तो लिखूंगा। तो मतलब अभी तक जो हम सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे, उस पे भूमिका एक ऐसी विदुषी महिला ने लिखी है जो भारत की संस्कृत की पहली कुलपति हैं। संस्कृत की पहली कुलपति, संस्कृत विश्वविद्यालय की किसी भी भारत की पहली कुलपति हैं, और यहीं रहती हैं, आप अच्छी तरह से जानती हैं उन्हें, डॉक्टर सुधा रानी पांडे। मैं समझ गई थी, मैं बिल्कुल समझ गई थी क्योंकि मैं उसी कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ, यहाँ एमकेपी की तो प्रिंसिपल रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुधा रानी पांडे ने भूमिका लिखी है उसकी। अच्छा जी। वो इतनी आसानी से हाथ नहीं लगाती किसी के लिखे को, क्यों संस्कृत की विद्वान है, बहुत उच्च कोटि की। उनको आप ऐसे नहीं, वो तो जल्दी, वो इतने हल्के में नहीं। उन्होंने कहा हल्दर मैं लिखूंगी इसकी भूमिका, और लेकिन मुझे समय लगेगा। उन्होंने कहा इसकी भूमिका लिखने में, कह रहे 8 बार नोट तेरे से ज्यादा, मतलब उन्हें याद है, मैं तो भूल गया लिख के। वो कहीं से भी उठा के चौपाई कोट कर देती हैं।
सर मैं उनके क्योंकि मैंने तो student रही महाकाव्य हूँ, लिखा, इसलिए मुझे पता है उनके बारे में। हाँ, तो वो उन्होंने भूमिका लिखी इसमें, और उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि ये वास्तव में संस्कृत बौद्ध पीरियड में जो बौद्धों में जो संस्कृत के जो विद्वान थे, ये उन्होंने इतना की ही बड़ी कार्यस्थानी हुई। छेड़छाड़ ये कार्यस्थानी हुई है, और बाद में फिर हमारा इतना भोला है सनातन कि कि हमने उसे बाद में accept उसका कर लिया। हिस्सा हो गया और एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद कभी तो देखो, विरोध मैं ही नहीं एक हुआ। उदाहरण बता रहा हूँ आपको जी सर। इससे, हालांकि उसका कोई संबंध नहीं इस बात का। हमारा धर्म, ये सनातन धर्म कितना भोला है। आज से 100 साल पहले, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, आज से 100 साल पहले एक मोमडन, एक मुसलमान फकीर शिरडी के आसपास वो भिक्षाटन करके अपना काम चलाता बिल्कुल, था। छोटी मोटी उसे हाथ की सफाई आती होगी। बिल्कुल। आज वो सबसे पैसे वाला भगवान है। मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हैं। शिरडी बाबा की बात कर बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल साईं बिल्कुल। बाबा। हाँ साईं बाबा की, बिल्कुल। किसने, जब 100 साल में हमने एक फकीर को भगवान बना दिया, तो भगवान को तो उत्तर रामायण को राम की कहानी के साथ जुड़ने में, लेकिन फिर भी भगवान राम का चरित्र इतना मजबूत है कि इन सब के बावजूद भी वो भगवान- आज राम, फिर भी राम भगवान ही है। बिल्कुल सच। सीता के वनवास के बाद भी कोई ये नहीं कहता, उन्हें ऐसा किसी ने सुना कि मैं भगवान नहीं मानता, इस आदमी ने अपनी पत्नी को जंगल भेज दिया था, क्योंकि आज वो भी पुरुषोत्तम। अंतर में नहीं उतरी ना वो बात किसी, वो मैच वो नहीं सिर्फ करती, एक नाटक mismatch। है महज, ऐसा हुआ ही नहीं। सर ये जो आपने बात बताई है, ये इतनी मतलब हम लोग। एक और उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल वो हालांकि वो पौराणिक उदाहरण है। प्लीज। जब वनवास गए तो इंद्र का एक पुत्र है था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इंद्र का पुत्र। जयंत। उसने कहा ये अपने पिताजी से कि लक्ष्मी जी नो के किस रूप में आजकल जो विष्णु जी है और लक्ष्मी जी किस रूप में और कहाँ विराजमान है। तो इंद्र ने कहा कि आजकल वन गमन पर हैं और लक्ष्मी जी भी उनके साथ हैं। तो उसकी जिज्ञासा हुई, कुछ ऐसा ही है मतलब पूरा मुझे, कि वो जयंत आया कौवा बन के, इंद्र का बेटा, और उसने माता को मतलब पैर छूने के बजाय वो चोंच मार दी सीता जी के पैर में। तो जो चोंच मारने, तो सीता जी के पैर में थोड़ा सा खून निकल गया, उन्होंने उसकी आंख वो कर दी थी। उन्होंने वहीं एक सरकंडा था, हाँ, और उसको चला। उन्होंने वो सरकंडा यूं मार दिया और वो उस कौवे का पीछा करते हुए, और वो कौवा तो वहां पहुंच गया, लेकिन वो सरकंडे का जो तीर था वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। तब वो इंद्र की शरण में पहुंचा, उसने कहा ये तो, कि इससे कैसे बचूंगा मैं। तो फिर इंद्र ने कहा कि ये विष्णु का जो राम के रूप में निवास कर रहे हैं पृथ्वी पे, ये सरकंडा मात्र नहीं है, ये उनका छोड़ा हुआ बाण है। फिर उन्होंने प्रार्थना की, न प्रभु ये छूट तो गया है लेकिन इसका जीवन लीला समाप्त ना हो, कि ठीक है। तो फिर एक आंख, उसकी एक आंख पे वार किया और वो जयंत जो है एक दृष्टिहीन हो गया एक आंख से। तो जो व्यक्ति देवता के बेटे को नहीं बख्श रहा कि इसने मेरी पत्नी के पैर में, अब व्यक्ति की बात करेंगे, व्यक्ति के ही फॉर्म में है भगवान, मतलब व्यक्ति के ही रूप में जब जीवन विचरण कर रहे हैं, तो वो इतना बड़ा काम कैसे करते हैं, इतना जघन्य घृणित काम कैसे करते हैं। तो गलत है ना, वो खिलवाड़ हुई है उसके साथ, उस चरित्र के साथ बहुत ज़्यादा। ये मेन मुद्दा वही है उसका, बाकी तो सबके राम हैं जिसको जैसे दिखे। सर बिल्कुल, अभी तो आपने ऐसी चीज बताई है जिसे थोड़ा सा, क्योंकि हम भी बहुत समय से केवल वही सुनते हैं और उसी के विषय में कई बारी बातचीत भी होती है कि एक मतलब राम के सारे चरित्र अच्छे, लेकिन क्यों उन्होंने अपनी बीवी को मतलब माता सीता को ऐसा हुआ नहीं था कुछ ऐसा नहीं। सर अब जब बात हो ही रही है तो सर आपके जो गजलों पे भी आपका काम है, गजल संग्रह भी है, पेट का भूगोल आपका, रेत की नदी। जी सर, गजलों का और कविता का ये लेखन बिल्कुल अलग होता है, कई हद तक लोग कहते हैं। कितना सच है इसमें? और ये गजल का था, ये शुरुआत जब आपने की तो किस तरह की कविताएं चल रही थी, कैसे लिख रहे थे साथ साथ, कब से शुरू? ये बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। ये भी एक वही है, ये क्रिएट किया गया है कि ये अलग है। अच्छा,
बेसिकली गज़ल का जो जन्म हुआ है वो है कसीदाकारी से, कसीदे पढ़ना। यानी पहले दरबारी कवि होते थे, कविता में हाँ, वो हिंदी भी में भी दरबारों में होते थे। दरबारी कवि होते थे, ऐसे ही ये गज़ल गो होते थे दरबारों में। अच्छा। तो उनका काम क्या था? उनकी बहादुरी की बातें करना महिमा का और बखान। उनकी जो रानियां होती थी उनकी सुंदरता की बातें करना, और थोड़ी ऐसी लज्जतदार बातें करना जिससे वो आनंदित हों, उसे कसीदाकारी कहते थे। कसीदाकारी से फिर ये शब्द आया गज़ल। गज़ल का बेसिक मतलब ही होता है नाजुक बात, औरतों जैसी बात। अब इसका कॉमन नाम आम नाम गज़ल बेशक है, लेकिन अब ये गज़ल जो है कविता का ही एक पर्यायवाची रूप हो गई है। सिर्फ लेखन की शैली अलग है, छंद विधा अलग होती हैं थोड़ी सी, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं। आज गज़ल भी उसी तेवर से बात करती है जिस तेवर से कविता बात करती है, क्योंकि अब वो राजाओं के दरबारों के चुंगल से गज़ल बाहर आ चुकी है। मेरी 2 किताबें छपी हैं, लेकिन उसमें कोई भी इस तरह की गज़ल नहीं है जिसमें सौंदर्य प्रधान कोई बात कही हो कि साहब वो कि उसका दुपट्टा रंगरेज ने ज़्यादा रंग दिया तो मेरे महबूब के कंधे झुक गए। मतलब काल्पनिक, जी जी जी, बिल्कुल। मतलब एक पराकाष्ठा है कि उसका महबूब इतना नाजुक है कि दुपट्टे का रंग गाढ़ा होने से उसके कंधे जो मतलब भार नहीं सह पाया। मतलब ये गज़ल का लहजा होता है, गज़ल का ये जायका है एक तरह से। तो अब उस जायके से गज़ल बाहर आ रही है। आज गज़ल भी वही बात कर रही है जो कविता कर रही है। आज गज़ल भी व्यवस्था पर प्रश्न करती है, गज़ल भी व्यवस्था पर प्रहार करती है। मेरी जो 2 पुस्तकों में जितनी भी छपी हैं वो ज़्यादातर इसी जायके की हैं। अब मैं आपको बताता हूँ साहब, एक अभी मुझे दिमाग में कुछ पंक्ति आ रही कि काठ के घोड़े हकीकत जानते क्या अस्तबल की। काठ के घोड़े हकीकत जानते क्या अस्तबल की, झोपड़ी की आग की या पेट में सुलगी अनल की। और मैं नहीं कहता, यही इतिहास कहता आ रहा है, क्या किसी सरकार ने आगे सही कीमत फसल की। जो काम आज से 400 साल पहले एक कवि लिखते हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, निकट चाकरी भीख निदान। मतलब आज से 400 साल पहले जो काम उत्तम माना जाता था, 400 साल में ऐसा क्या हुआ? इसका मतलब तो किसान तब ज्यादा सुखी था। यानी किसान, अगर ये बात करें तो मुगल पीरियड में ज्यादा सुखी था। फिर तो किसान, जब मुगल पीरियड का कोई कवि ये लिखता है कि उत्तम खेती मध्यम बान, बान माने बिजनेस, हाँ। उत्तम खेती, जब मुगल काल में कभी खेती को उत्तम व्यवसाय मानता है, तो ऐसा हमने कौन सी तरक्की कर ली कि आज हमें किसानों को 2000 रुपए किसान निधि में देने पड़ रहे हैं, भीख देनी पड़ रही है उनको। तो इसका मतलब देश की तरक्की तो किसान की छाती पे हुई ना। बिल्कुल। उसका दोहन करके ही तो हुआ सब कुछ। क्योंकि अगर उसको 2000 रुपए भीख देने की जरूरत नहीं है ना, उसका गेहूं सही कीमत में बिकवा दो ना, उसकी फसल का सही मूल्य, उसकी फसल का मूल्य निर्धारण करने का अधिकार उसे दे दो कि मैं तो 10,000 रुपए क्विंटल बेचूंगा अपने गेहूं। वो स्वतंत्र है ना सर, बात खत्म। लेकिन उसमें सरकार क्या है, उसमें आधा भारत भूखा मर जाएगा। ये भी सच तो है। इसलिए किसान की जो कीमत है फसलों का नियंत्रण की वजह से किसान पीछे हट गया। अभी को बताइए, किसान के ही गेहूं एक आदमी पीस के उसे बैग में भर के बाजार में बेचता, उसे तो उसको अपने बैग की कीमत निर्धारित करने का, वही पैक आटा 450 रुपए का 10 किलो बिक रहा है, वही 550 का बिक रहा है, वही 280 का बिक रहा है। हाँ। इसलिए किसान पिछड़ गए। एक ही चीज के अलग अलग मतलब मूल्य। हम कोसते रहते हैं भाई मुगल पीरियड को, अंग्रेजों के पीरियड को। किसान तो तब ज्यादा सुखी था। नहीं, वो कभी क्यों लिखता है, या फिर कभी की बात गलत है वो उत्तम खेती मध्यम बान वाली। ये है ना कि सभ्यता लौटी नहीं अब तक फिरंगी झील से, और हंस भी डरने लगे हैं राजनीतिक चील से। हंस भी डरने लगे हैं राजनीतिक चील से। और कल गरीबी पर बहुत चर्चा हुई सरकार में।
कल गरीबी पर बहुत चर्चा हुई सरकार में, भुखमरी रोती रही है देखकर 100 मील। दूध की नदियां बहाने की कसम खाते रहे, दूध की नदियां बहाने की कसम खाते रहे, जंगलों से मुर्गियां तक छीन लाए भील से। ये स्थिति है। अगर उन्हीं भीलों को जहां उनका मूल, जहां वो लाखों सालों से रह रहे हैं वही आदिवासी, और वहीं कोई खान निकलती है सोने चांदी की, अगर उनका हिस्सा वहीं मुकर्रर कर दिया जाए तो भीख देने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। किसान को सही कीमत निर्धारित करके कि इससे नीचे गेहूं बिकेगा नहीं, इससे नीचे सारी फसलों के एक स्टैंडर्ड रेट डिसाइड कर दिए जाए तो किसी को भीख देने की जरूरत थोड़ी, किसान भिखारी थोड़ी, वो तो अन्नदाता है। एक बात जो हमेशा से आती है कि ये जो दौर है जिसमें हम रह रहे हैं, आपने जब लेखन शुरू किया था वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, ये डिजिटल दौर है। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिजिटली हैं, तो आप इस बदलाव को, जो ये बदलाव आया है नया, इसे आप कैसे देखते हैं? ये बदलाव इसमें दो इसके दृष्टिकोण हैं। एक तो रातों रात सेलिब्रिटी बनने का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। मैं अक्सर ये देखता हूँ, और एक भाषा के साथ इतना खिलवाड़ हो रही है इस वक्त, खास तौर से मतलब एक साहित्यकार होने के नाते शब्दों के साथ और हिंदी के साथ तो इतना अत्याचार हो रहा है इस वक्त। नई जनरेशन तो, जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी तो इस वक्त ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है, और वो रातों रात इंस्टाग्राम पे। ये सबसे ज्यादा कष्टदायक है। किसी देश के कल्चर को, किसी देश की संस्कृति को डैमेज करने का सबसे बड़ा वो है ये। जिन बच्चों को अभी कविता का क्या पता नहीं है, वो 1-2 लाख खर्च करके अपनी रील बना के, और वो क्या चल रहा है, वो हिप हॉप के नाम पे पता नहीं क्या है उसमें, मतलब सीधे सीधे गाली नहीं दे रहे, बाकी सब कुछ है उसमें, भाव गाली वाले ही हैं, कविता वाला तो भाव है ही नहीं उनमें। ये चलन है इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये बहुत दुखद है। रैप की आप बात कर रहे हैं? हाँ, रैप, हिप हॉप, ये पता नहीं क्या क्या चल रहा है। जी, मतलब पंक्तिबद्ध तो करते हैं, सुरों को मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शब्द चयन जो है नहीं, वो तो कान मिलाते हैं उठपटांग इधर उधर से उठा के, वो उसमें कुछ भी लोग उसे पसंद करते हैं सर। पता नहीं ये आज के बच्चों के मुंह में आप दिनकर की कविता नहीं रहेगी। नहीं, उनका स्तर वहीं तक रह गया ना, दिनकर की कविता समझ में नहीं आएगी उनको। बिल्कुल। से धूप धाप पानी पत्थर पांडव कुछ आए और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह सुझाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, समझौते का न्योता लाए। ये समझ में आएगी उनके? ये समझने के लिए सर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को गहराई से। तो ये है स्थिति इस वक्त। आज का जो प्लेटफॉर्म है, ये बड़ा मतलब साहित्य की दृष्टि से तो साहित्य का तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और इसमें इसका उत्तरदायित्व, हालांकि हिंदी के प्रसार का भी श्रेय फिल्मों को ही ज़्यादा जाता है, लेकिन हिंदी भाषा को नुकसान पहुंचाने का भी श्रेय सबसे ज़्यादा फिल्मों को ही जाता है। फिल्में अगर ऐसे गानों को प्रमोट ना करें तो फिर ऐसे छोटे बच्चों की और आने वाली पीढ़ियों के बच्चों को भी ऐसी रील या ऐसे गाने बनाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। अब मैं आप ही से पूछता हूँ, एक गाना है, उसका कवि का, उसका राइटर का तो क्या नाम लूँ, सभी समझ जाते हैं, वो तो जदों चले पैण दी सारा लंदन टमकदा। ये गाली है पंजाब की, सिर्फ एक शब्द हटाया हुआ है इसमें से। ये पंजाब की गाली है प्रसिद्ध, और इससे अरबों रुपए, करोड़ों रुपए कमा दिए होंगे उसने, क्योंकि ये गाना फिल्म में डाला। तो और नीचे वालों के बच्चों की, औरों की हिम्मत नहीं होगी फिर, यार इसकी तो गाली बिक गई, तो अब हम भी कुछ, ये गाली है, इसमें गाना है कहाँ? ये तो पंजाब की गाली है प्रसिद्ध, एक शब्द निकाल दिया इसमें से,
और गाने पे उसमें वही रैप बना दिया। वो रैप है क्या है, कौन सा विधा है, तो भगवान जाने, उन्हें ही पता होगा, हमें तो पता नहीं। तो ये प्रेरणा तो वहाँ से, ऐसी जगहों से मिलती है। जब ऐसे गाने बनाने वाले 10 करोड़ की वाली गाड़ी में घूमेंगे, तो दिनकर जी की कविता के क्या अचार डालना है फिर उन्होंने। क्या करेंगे वो दिनकर जी की कविता पढ़ के? वो बिल्कुल सही बात है सर। मतलब प्रसिद्धि जब सारी चीजें मिल जा रही हैं केवल इतने से प्रयोग से, वो भी सही हो या गलत हो, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। अभी एक लेटेस्ट मामला चल रहा है, अभी मुकदमा दर्ज हुआ किसी लड़के पे, वो पता नहीं उसने क्या, आजकल एक वो उसमें हास्य में भी एक नई विधा चल गई, वो पता नहीं कुछ भी बकते, स्टैंडर्ड कॉमेडी वगैरह जो है, जो खड़े होके माइक पे बोलते हैं, स्टैंड अप। हाँ हाँ, स्टैंड अप वही वाली सर, कुछ भी गाली और वो सबसे उत्प्रांग शब्दों का प्रयोग। क्या बताएं वो कौन सी कॉमेडी है, अपने माँ बाप तक को नहीं बख्श रहे। रणवीर की बात कर, ऐसा कौन सा व्यंग है, ये तो वल्गैरिटी है। यानी हम मुंह से वल्गर हो रहे हैं दिखाने की वजह। ये तो हम अगर मैं एक शब्द बोलूं अंग्रेजी का, हम ओरली पोर्नोग्राफिक हो रहे हैं। उसके लिए ये शब्द सूटेबल है ऐसे लोगों के लिए। वो काहे की स्टैंड अप कॉमेडी है, माँ की, बहन की, इधर उधर की गालियां दे रहे हो, और लोग आपको पसंद कर रहे हैं सर, आप फेमस हैं। और कमाल की बात है, ऐसे लोग सेलिब्रिटी हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है। पहले हास्य में जो कवि होते थे, उनके छंद होते थे हास्य के, वो लोगों को हंसने पे मजबूर कर देते थे। हाँ। वो हंसने को मजबूर करते थे। जैसे काका हाथ रफी के होते थे कि काका वेटिंग रूम में फंस गए देहरादून, नींद ना आई रात भर मच्छर चूसे खून। इसमें कई वल्गैरिटी है नहीं, और जिसने फील किया होगा वो बहुत अच्छे से रिलेट भी कर रहा होगा। हाँ, रिलेट कर रहा होगा। जैसे कोई यात्री फंसा होगा, बिल्कुल, मच्छर चूसे खून, तो सही मिल रही। हाँ, मच्छर चूसे खून, देख घायल कर डाली, और हमें उड़ा ले जाने की तो योजना ही बना डाली। मगर हम बच गए कैसे बताएं तुमको, नीचे खटमल ने पकड़ रखा था हमको। ये व्यंग, ये इसकी जो मिठास है ना, जो ये व्यंग है। बिल्कुल, ऐसा व्यंग करने की क्षमता नहीं है। गालियां बक के, बकवास करके, उल्टी सीधी चीजें बोल के, काहे का व्यंग है वो, क्या ही की कॉमेडी है, स्टैंड अप कॉमेडी है। समझ से बाहर चल रहा है ये हिसाब इस वक्त। और जो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है, ये बीमारी मंच में भी आने लगी है। मंच पे भी कहीं ना कहीं इतना विवश तो नहीं है, लेकिन द्वर्थी संवाद मंचीय कविता में भी होने लगे हैं अब। ये मंच पे भी ये बीमारी पैर फैला रही है। धीरे धीरे कवित्रियों को तैयार किया जाता है कि दो अर्थी संवाद करेंगे संचालक के साथ। मतलब इस तरह के वो अभी शुरुआत बहुत ज्यादा नहीं, शुरुआत के काफी दिनों चल, राजस्थान के कवि सम्मेलनों में बहुत होता है कि वो टोंटबाजी करता है संचालक, फिर वो कवित्री उसका जवाब देती है, फिर वो संचालक उसका जवाब देता है। वो दो अर्थी संवाद होते हैं वो, मतलब उनमें कहीं साहित्य या कविता कुछ नहीं होती। इसको सर, जैसे हम बात ही कर रहे थे, अभी युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी का साहित्य की तरफ रुझान अगर हम देखें तो बिल्कुल ना के बराबर हम देखते हैं आज की पीढ़ी का। तो युवा पीढ़ी अगर साहित्य की तरफ नहीं है तो इसे हम कैसे देखेंगे, और उनका साहित्य लेखन की तरफ रुझान बढ़े, उन्हें जोड़ने के लिए किस तरह से काम करना होगा? इसके दोषी हम खुद हैं, इसके दोषी हम खुद हैं। हम हिंदी भाषी होते हुए या गढ़वाली होते हुए, कुमाऊनी होते हुए अंग्रेजी इंग्लिश स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक। अब वो 4 घंटे इंग्लिश माहौल में रहेगा, 20 घंटे गढ़वाली, कुमाऊनी या हिंदी या खड़ी बोली वाले माहौल में रहेगा, ठीक। अब वो 4 घंटे में कीट्स या शेक्सपियर तो नहीं बन सकता। नहीं। अब क्योंकि हम पढ़ाओ से इंग्लिश मीडियम में रहे, सेंट मेरी में, सेंट जोसेफ में, इस तरह के माहौल वाले स्कूलों में, तो वहां से वो दिनकर निराला पंत भी नहीं बनेगा। सही है। तो फिर तो ऐसे निकलेंगे ना वल्गर स्टैंड अप कॉमेडियन। ये संकर नस्ल का ही तो उत्पाद निकलेगा कि जिसको ना हिंदी आती है ढंग से, ना वो शेक्सपियर बन सकता है, ना वो तुलसीदास बन सकता है, ना वो दिनकर बन सकता है, ना वो निराला बन सकता है।
तो क्या बनेगा? वो ऐसे ही तो बनेगा जैसे अभी बात हो रही थी। इसके दोषी हम स्वयं हैं। तो सर इस दो स्कूलिंग पे सरकार को, अगर स्कूलिंग हमारी प्रॉपर हो, अपनी भाषा में पढ़ाई हो, अंग्रेजी कोई इतनी कोई बहुत कठिन भाषा नहीं है। अंग्रेजी जब चाहे तब सीख सकता है आदमी नौकरी लगने पे। पहले इंग्लिश मीडियम वाले ही लिए जाते थे कमीशन में। जब मुलायम सिंह एक काम तो बढ़िया करके गए, जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा भाई हिंदी भाषी क्यों नहीं आएंगे सीधे कमीशन में। उन्होंने फिर सुधार करा एसएसबी बोर्ड में। उनको एक सब्जेक्ट अलग से पढ़ाया जाएगा जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तब से अब हिंदी भाषी उसमें जाते हैं। हिंदी भाषी भी एसएसबी बोर्ड को फेस कर सकते। और काफी अच्छी प्रोग्रेस है। गांव के बच्चे भी कमीशन काफी ले रहे हैं। पहले क्या होता था, वही शहर, गिने चुने शहर जहां आर्मी टाइप का माहौल है और अंग्रेजी का बोलबाला है, वहीं से बच्चे कमीशन लेते थे आर्मी में। तो अंग्रेजी तो कभी भी जहां जरूरत है सीखी जा सकती है, लेकिन उस अंग्रेजी माध्यम के चक्कर में हम अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से, अपने पुराने साहित्य से कटते जा रहे हैं। आप इंटर के किसी भी बच्चे से, इंटर पास कॉन्वेंट एजुकेटेड किसी भी बच्चे से आप 2 साहित्यकारों के, 4 साहित्यकारों के नाम नहीं पूछ सकते। अभी जो हुए हैं लेटेस्ट, जैसे दिनकर जी हो गए, निराला जी हो गए, श्याम नारायण पांडे हो गए, इस तरह के किसी, उन्हें पता ही नहीं है कुछ। हाँ, अंग्रेजी के 2-4 राइटर के नाम जरूर गिना देंगे। ये इसके दोषी हम स्वयं हैं। और इसमें तो समाज को सजग होना पड़ेगा, सरकार को काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। ये है स्थिति। जी सर, जब बात हो ही रही है, बिल्कुल हम ही दोषी हैं। अगर हम दोषी हैं तो इस पे भी आपकी कोई कविता जरूर होगी सर। तो उसकी कुछ पंक्ति अगर, या कोई भी पंक्ति जो इससे कहीं मेल खाती वो तो खैर मेल का, वही जो बौद्ध वाली बात हो रही थी, तभी मेरे दिमाग में, मेरे जहन में 4 पंक्ति आई थी कि भारत की दुर्दशा, हमारे देश की जो, भारत की जो दुर्दशा है, उसका उत्तरदायित्व कोई ऐसे 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी को नहीं ठहराया जा सकता। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। और फिर वहाँ आने के लिए ये भी लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, अब ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। वो ग्राफ खत्म हो गया, उल्टा ग्राफ जो था वो खत्म हो लिया वो चक्र। अब फिर हम वहीं उसी स्थिति में दोबारा जा रहे हैं। अब भारत दुनिया की सैन्य शक्ति भी 3-4 नंबर की है और आर्थिक शक्ति भी अब 5वीं है फिलहाल, अब 3 की तरफ और निरंतर बेहतरी बढ़ रही है। तो वो हाँ। तो इस जो व्यवस्था के लिए दोषी जो ठहराया, तो मैंने पूरी व्यवस्था को ठहराया कि युद्ध छोड़कर बुद्ध चुन लिया, युद्ध छोड़कर बुद्ध चुन लिया, भारत देश गुलाम हो गया, हूणों मुगलों मंगोलों का आना जाना आम हो गया, और सत्य अहिंसा की भट्टी में सदियों जली सभ्यता अपनी, विश्व गुरु वाला आसन भी इस मद में नीलाम हो गया। विश्व गुरु वाला आसन भी इस मद में नीलाम हो गया। तो जो दुनिया के ज्ञान का केंद्र था, जो जगह, अब वो है। अब जब हमारे यहाँ ये बैठे हैं कि ये जो दुर्दशा है हिंदी अंग्रेजी और ये वाली, तो इस संबंध में मैंने कुछ लिखा था कभी के, कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, जाल मछेरे अब भी डाले बैठे हैं, और हिंदी हिंदी करते 70 सालों से दफ्तर में अब भी मैं काले बैठे, दफ्तर में अब भी मैं काले बैठे। सर ये वो बात है जिसने मैं काले को पढ़ा होगा। शिक्षा नीति उसी की देन है। हमारी शिक्षा नीति में खोट, जब तक इसमें सुधार नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। और हम किसी पे भी दोष मरते रहे कि हकीकत, वो फाइलों में अक्षर गिनते जा रहे हैं, संसद को रिपोर्ट जा रही है, उस रिपोर्ट से कुछ नहीं, जब तक अंदर से हिंदी नहीं आएगी, जब तक अंदर से हिंदी नहीं आएगी। हिंदी अंदर से आएगी, और वो अंदर से जब ही आएगी जब वो अंदर से पढ़ाई जाएगी उसके जहन में। हमें अंदर से इसलिए कि हमें, वैसे हम हिंदी की बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैंने जो हिंदी है सामान्य हिंदी पढ़ी है इंटर तक। मैं बीएससी, मैं तो कृषि का स्नातक हूँ।
लेकिन फिर भी मुझे इन अंग्रेजी स्कूलों वालों से तो बहुत ज़्यादा हिंदी आती होगी, तभी तो मैं इतना कर पाया, क्योंकि वो बचपन से बैठी हुई है, वो हमने किसी से सीखी नहीं। सीखी नहीं है। क्या है वो, कौन सी कविता है वो, दिनकर जी की कविता है कि माँ हटकर बैठा चांद एक दिन माता से बोला, सिलवा दे माँ मुझे उनका छोटा एक झिंगोला, मोटा एक झिंगोला। तो ये कब, ये बचपन में, अब ये कोई ऐसा थोड़ी कि मैं रोज रटता हूँ, बचपन में बैठी हुई है वो, ये दूसरी या तीसरी क्लास में थी, कोर्स में थी ये कविता। सर अभी आप हिंदी की बात कर रहे थे, अभी आपने कहा कि आपका तो बैकग्राउंड भी हिंदी सब्जेक्ट आपका नहीं रहा, सामान्य हिंदी आपने पढ़ी, लेकिन सर एक प्रश्न मतलब जो अभी अभी एकदम आया है कि हिंदी दिवस मनाते रहते हैं हमेशा, हमेशा हिंदी दिवस मनाएंगे, हमेशा उस दिन हिंदी में बात करेंगे, हिंदी के पोस्टर लगेंगे और हर जगह कुछ न, लेकिन सर इतने सालों से हिंदी दिवस मनाते मनाते मैं भी आज इतनी बड़ी हो गई हूँ और हिंदी दिवस हमेशा से मनता है, लेकिन आज की पीढ़ी को अगर सर्च करने को कुछ कहा जाए वो हिंदी में सर्च नहीं करेगी, वो करेगी तो इंग्लिश में ही करेगी। सर इसमें क्या कहेंगे आप अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में किसी कविता के माध्यम से? आपने हिंदी की दुर्दशा पे बात कही थी, जी सर। उस विषय पे भी मैंने एक प्रकाश डालने की कोशिश की है, एक छंद के माध्यम से बताता हूँ। आपने कहा था ना कि इतने दिन से मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं, मैंने एक श्राद्ध शब्द का प्रयोग किया है। 16 दिन का ही पखवाड़ा होता है हिंदी का और 16 दिन का ही श्राद्ध होता है, दोनों को मैंने रिलेट किया है। देखिए आप। जी सर बोलिए। कि शब्द अर्थहीन हुए, भाव से विहीन हुए, हिंदी भाषा हिंद में ही शर्मसार हो गई। शब्द अर्थहीन हुए, भाव से विहीन हुए, हिंदी भाषा हिंद में ही शर्मसार हो गई। अंग्रेजी का बाजार हिंदी दिखती लाचार, साहित्य की साधना से लूटमार हो रही। जो भी बात कर रहे थे हम थोड़ी देर पहले, बिल्कुल सर। कि शब्द अर्थहीन हुए, भाव से विहीन हुए, हिंदी भाषा हिंद में ही शर्मसार हो रही। अंग्रेजी का बाजार हिंदी दिखती लाचार, साहित्य की साधना से लूटमार हो रही। और 16 दिन मान श्राद्ध हिंदी को करें हैं याद, 16 दिन मान श्राद्ध हिंदी को करें हैं याद, बाकी पूरे साल भाषा जार जार हो रही। और सरकारी दफ्तरों में हिंदी का नहीं चलन, राष्ट्रभाषा देश में ही तार तार हो रही। राष्ट्रभाषा देश में ही तार तार हो रही। ये है हकीकत में हिंदी के साथ हो क्या रहा है, ये हिंदी है, हिंदी का स्थिति है। बाकी तो कविता तो एक तरह से दर्पण है, जैसा देखेगी, जैसा माहौल होगा ऐसा लिखेगी। जी। अब होली का माहौल आने वाला है तो मैं 4 पंक्तियों से इसका समापन करता हूँ कि आप ही को समर्पित कर देता हूँ। चलो सर, मेरा ऐसा सौभाग्य सर है कि 4 पंक्तियां हैं। एक होली के माहौल में कल्पना कीजिए कि रंग गुलाल लगा गालों पर, उछल उछल कर चीख रही है।
रंग गुलाल लगा गालों पर, उछल उछल कर चीख रही है। भीग भीग कर खजुराहो की मूरत जैसी दिख रही है। भीग भीग कर खजुराहो की मूरत जैसी दिख रही है। और नारी से नर का आलिंगन नैसर्गिक संयोग रहा है। नारी से नर का आलिंगन नैसर्गिक संयोग रहा है। रंगों के इस महापर्व में राधा बनना सीख रही है। रंगों के इस महापर्व में राधा बनना सीख रही है। रंगों के इस महापर्व में राधा बनना सीख रही है। जी सर, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी ये कविता रही है। और क्योंकि अभी होली बिल्कुल नज़दीक है तो उसमें हमारे श्रोताओं के लिए बेहतरीन कविता आपने। तो सर आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि कैसे एक लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को नई दिशा देता है। अगर आप भी लेखन में रुचि रखते हैं तो निरंतर लिखते रहिए और बेहतरीन साहित्यकारों को सुनते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।